हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए आज यूपी टेट क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर पर्यावरण शिक्षा के 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। जो एग्ज़ाम आपका 23 फरवरी 2014 को हुआ था, उस एग्ज़ाम के 30 क्वेश्चन पर्यावरण शिक्षा के आज हम डिस्कस करेंगे। पर्यावरण शिक्षा के 30 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि जैसा 150 का यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें 30 क्वेश्चन पर्यावरण शिक्षा से आते हैं। 30 क्वेश्चन 30 नंबर। लेट्स बिगिन दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 121, वायुदाब नापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर से वायुदाब नापा जाता है। थर्मामीटर से इंसान मनुष्य की बुखार या फीवर या क्या बोलते हैं, थर्मामीटर से मानव शरीर का तापमान मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन ए करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हुए बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधों में बैसिलस थ्रीजिनसियस जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा में मुख्य कारक है। तो कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। इसी की वजह से हमारा जो आगरा का ताजमहल है, उसका सफ़ेद पत्थर पीला पड़ता जा रहा है। किसकी वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हुए, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण परिस्थिति तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। आम या अन्य फसल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन को एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है, जो फल को पकाने में सहायक होता है। कैल्शियम कार्बाइड से किसका उत्सर्जन होता है? एसिटिलीन गैस का। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हुए, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो कौन सी फैलती है? टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी किससे फैलती है? दूषित जल को पीने से। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस में गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या नहीं है? सी नहीं है। 127 का क्वेश्चन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। सरसों। देखो, सरसों में एक फली में कितने होते हैं? काफ़ी सारे होते हैं। जिसको करने से कहने का मतलब है कि द्विबीजपत्री पौधा कौन सा होता है? जिसके बीज को फोड़ने से यदि उसके 2 भाग हो जाते तो वो द्विबीजपत्री पौधा होता है। केला 1 ही रहेगा, गन्ना आधा टूट जाएगा, 2 भाग नहीं होंगे, बांस 2 भाग नहीं होंगे, सरसों के 2 भाग हो जाते हैं। वे फसलें जिनके बीज 2 पत्ती वाले या 2 दल होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं, जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना आदि। इसका मतलब समझ गए? जिसके 2 पत्र हो जाते हैं, 2 साइड हो जाती हैं, जैसे सभी दालें द्विबीजपत्री में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 129, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है?
जाइलम के द्वारा। पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक से होता है। क्वेश्चन नंबर 130, कौन से प्रथम साहित्य स्रोत हैं? कौन से प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद। भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। इसमें क्या है? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 131, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? किन दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। आप सभी को पता होगी कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें 78% तो हमारी नाइट्रोजन है और 21% हमारी ऑक्सीजन है। बाकी की बची है ऑर्गन वगैरह है। तो 78 नाइट्रोजन और 21% ऑर्गन। तो 99% किसका है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 132, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। हम यदि छात्रों को भ्रमण कराएंगे, किसी चीज को दिखाएंगे तो उनका प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ये नहीं कि हम उनको एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम उन्हें प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन बी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 133, कारकीय रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन सी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक वह नहीं होता। यदि क्लास में टेस्ट वगैरह होते रहते हैं तो परीक्षार्थी जब स्टूडेंट हमारी एग्जाम देंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार का अनावश्यक डर नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन सी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 135, चरने वाले पशु वानस्पतिक को कैसे बदलते हैं? कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना। घास चरने वाले पशु वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उगाती हैं। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन सी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ बढ़ते हुए निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? कौन आवश्यक है? कैल्शियम एवं विटामिन डी। कैल्शियम एवं फास्फोरस हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और विटामिन डी जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है वो भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 137, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू, जो कि जम्मू कश्मीर हिमालय में पड़ती है। इसकी ऊंचाई आपकी 8611 है। सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में पड़ती है। हिमालय की ही चोटी है माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची है, लेकिन वो नेपाल में पड़ती है। लेकिन जो भारत में पड़ती है माउंट केटू वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 138, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। किस पर? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन डी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ बढ़ते हुए वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, जिसमें हमारी आंधी तूफान वर्षा आदि सभी इसी मंडल में क्या होते? घटित होते हैं। ये 18 से 8 किलोमीटर होती है। 18 किलोमीटर कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर होती है 8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन डी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 140, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? क्या नाम है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है तथा जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? कौन है? किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी, जो 1972 बैच की किरण बेदी IPS अधिकारी थी।
क्वेश्चन नंबर 142, असम की प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कौन सा है? काजीरंगा, जो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1908 में एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? कौन सा आग्नेय चट्टान का? बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट एवं पेग्मेटाइट आदि। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसको कहते हैं हम समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस किस लिए मनाया जाता है? ओजोन दिवस लोग बागों में ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत क्यों आवश्यक है? जो सूर्य की परावैंगनी किरणें आती हैं उन्हें ओजोन परत रोकती है। जो कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। सूर्य से कितनी परावैंगनी किरणें आती हैं? 3 परावैंगनी किरणें आती हैं, UVA, UVB, UVC। UVC जो होती हैं वो ज़्यादा हानिकारक होती हैं, जो समताप मंडल में ओजोन परत होने के कारण उसको रोक लेती है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? कौन है? गुरु नानक देव। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 146, भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र है? कौन है? सिस्मोग्राफ। कौन है? सिस्मोग्राफ। कार्डियोग्राफ से दिल की धड़कन को मापा जाता है। बैरोग्राफ से वायु दाब की आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे लंबा दिन होता है। जो क्रिसमस डे दिसंबर में मनता है वो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों में मनता है। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे सर्दी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 148, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, जिन्होंने बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका प्रसिद्ध वाक्य था वेदों की ओर लौटो। यदि आपको अपना विकास करना है तो वेदों की ओर लौटना चाहिए समाज को। क्वेश्चन नंबर 149, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? किसका है? असम। पहले क्या बोलते थे? इसे असम, लेकिन अब बोलते हैं असम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। जैसे उत्पादक होता है, प्रथम श्रेणी का टिड्डा खाएगा, सेकंड श्रेणी घास को टेढ़ा खाएगा, टेढ़ा को खरगोश खाएगा, खरगोश को शेर खाएगा। ये क्या है? खाद्य जाल होता है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन EVS के, जो एग्जाम आपका 23 फरवरी 2014 को हुआ था। उस एग्जाम के ये 30 क्वेश्चन थे। आपको सेशन कैसा लगा? आपको इस सेशन से कितनी हेल्प मिल रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना। मैं आपको बता दूं कि आज 9 डेट को, आज है आपकी 16 सितंबर, लेकिन 9 को नोटिफिकेशन आ गया है DSSB में। यदि जो भी एलिजिबल है, जिसके पास CTET 1 क्वालिफाई है, DLED कर चुका है, वो DSSB में PRT का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसकी एज जनरल में 30 हो। यदि OBC है तो 33 चलेगा, ST SC है तो 35 भी चलेगा, और विकलांग है, डिसेबिलिटी है तो 40 या 45 भी चलेगा। आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं और आप ये मौके को जाया मत करो, अपना DSSB का फॉर्म डाल दो, जिससे कि आप दिल्ली में एक गवर्नमेंट टीचर बन सको। और UPTET का भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ गया है, जो कि आपका 28 जनवरी 2026 को UPTET 4 साल बाद होने वाला है। बहुत से बच्चे निराश हो गए हैं कि 4 सालों से UPTET नहीं हुआ है, 6 सालों से 7 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो हमारा पढ़कर क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखो कि 2027 में आपके चुनाव होने वाले हैं। मेरा मानना है कि 2027 से पहले, चाहे वो 10,000
वैकेंसी लाएं, चाहे वो 60,000 लाएं चाहे 1 लाख लाएं, अपने मुंह को साफ करने के लिए सरकार वैकेंसी जरूर लाएगी। अपनी तैयारी को छोड़ो मत, अपनी तैयारी करते रहो। यूपी टेट, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि हमारा तो यूपी टेट सी टेट क्लियर है, फिर हम क्यों यूपी टेट दें। इसका कहने का मेरा इतना सा मतलब है कि जो आप तो भावी शिक्षक हो, लेकिन जो शिक्षक बन चुके हैं सरकार उन्हीं के ऊपर ताला लटकाए हुए है कि उनको यूपी टेट क्रॉस करना है। अब देखो, जो 50 साल का, जो 45 साल का है, उस पर घर की भी जिम्मेदारियां हैं, उस पर जॉब का भी प्रेशर होता है, वो यूपी टेट की प्रिपरेशन कैसे करे। तो आप ये मत सोचो कि हमने यूपी टेट क्लियर कर रखा है। यदि आपने यूपी टेट 120+ से कर रखा है क्लियर, तो आपको फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके कम मार्क्स हैं तो कब ये सरकार ये घोषणा कर दे कि यूपी टेट का एग्ज़ाम के जो नंबर हैं वो आपके सुपर टेट में या आपकी वैकेंसी में